नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम समसामयिकी पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम बिहार विशेष पे चर्चा कर रहे थे। आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अभियान देवी शक्ति। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई थी, उस समय भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। और यही पूछा जा सकता है कि अभियान देवी शक्ति का संबंध किस बात से है, या फिर अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो अभियान देवी शक्ति या ऑपरेशन देवी शक्ति। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इस दिन काबुल पर तालिबान ने दूसरी बार कब्जा किया। वो 15 अगस्त थी और 16 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, जब भारत ने वहां से अपने नागरिकों को निकालना आरंभ किया था। तो ये दो प्रश्न हो सकते हैं कि वो तारीख कौन थी और अभियान देवी शक्ति क्या है, या फिर अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या किया गया था। ऑपरेशन गंगा। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वहां से भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है अफगानिस्तान से और ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। और इस अभियान के तहत लगभग 16,000 भारतीयों को यूक्रेन से स्वदेश वापस लाया गया था। यहाँ भी एक तिथि है महत्वपूर्ण। इस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तो 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण की घोषणा की थी। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तिथि अक्सर हम देखते हैं कि बिहार लोक सेवा में तिथि पूछ देते हैं। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने को लेकर के है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए तो ताइवान अभी फिर से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है, दूसरी तरफ चीन ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन ताइवान से जुड़ी हुई जो खबर है वो ये है कि पहली बार लिथुआनिया ने ताइवान को चीन ताइपे नाम की जगह पर सीधा सीधा ताइवान शब्द का प्रयोग करके दूतावास खोलने की अनुमति दी है। स्वाभाविक है कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और इस वजह से लिथुआनिया और चीन के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। लिथुआनिया यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य देश है। इसके बावजूद चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध को समाप्त कर लिया। ये भी हो सकता है कि चीन ने किस यूरोपीय देश के साथ अपने व्यापारिक संबंध को समाप्त किया, तो उसका आंसर है लिथुआनिया। और वो यूरोपीय देश जिसने कि चीन ताइपे को यानी ताइवान को ताइवान नाम से ही अपने देश में दूतावास खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही ताइवान और लिथुआनिया के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत भी हो चुकी है। स्वाभाविक है कि चीन इससे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अब्राहम एकॉर्ड काफी चर्चा में रहा है और मध्य पूर्व की ये महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। दरअसल अमेरिका के नेतृत्व में या अमेरिका के मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ अपने संबंध की स्थापना की थी। इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौता हुआ और अमेरिकी मध्यस्थता में। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 4 देश संयुक्त अरब अमीरात हैं, सूडान, मोरक्को, बहरीन, ये 4 देश थे जिसने कि इजराइल के साथ वर्ष 2020 में इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध की स्थापना की। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन देश हैं जिसने कि इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध की स्थापना की, किस समझौते के तहत इजराइल और यूएई के बीच समझौता हुआ। तो उसका आंसर हो जाएगा अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम समझौता। कौन कौन देश शामिल थे, जिनमें 4 देश आ जाएंगे, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि इस तरह के समझौते का भारत ने स्वागत किया था, लेकिन ईरान इस समझौते के खिलाफ था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए और वजह बताया जा रहा है कि
कि अल्जीरिया ने मोरक्को के ऊपर आरोप लगाया है कि पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर अवैध कब्जा उन्होंने किया है, साथ ही इजराइल के साथ संबंधों की स्थापना करके उन्होंने गलत काम किया है और इन्हीं वजह से उसने मोरक्को के साथ अपने संबंध को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच काफी मनमुटाव रहा है, संघर्ष की भी स्थिति रही है, लेकिन जिन 2-3 मुद्दों के आधार पर अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ संबंध को समाप्त किया उसमें है पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर उन्होंने कब्जे का आरोप लगाया, इसके साथ साथ इजराइल के साथ उन्होंने अपने संबंधों की स्थापना की है और इन्हीं 2 वजहों के आधार पर उन्होंने मोरक्को के साथ संबंध को समाप्त कर दिया। हालांकि इसमें मिस्र मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से संबंध की बहाली हो जाए। देखना होगा कि आने वाले समय में अल्जीरिया और मोरक्को के बीच पहले की तरह संबंध स्थापित होते हैं कि नहीं होते हैं। ओलंपिक से प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन मैं पदक तालिका की जगह कुछ अलग तरह का प्रश्न ले रहा हूं। इस बार जो है 5 खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें कि 4 नए खेल थे। याद रखिएगा 5 खेल शामिल हुए हैं लेकिन 4 नए खेल है। क्यों? क्योंकि बेसबॉल खेल पहले भी ओलंपिक में खेले जाते थे, 13 साल बाद इसकी वापसी हुई है। तो प्रश्न यही है कि कितने खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। तो नए खेलों को, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यदि उसमें है स्केटबोर्डिंग, सफरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल, कुल 5 शामिल हुए थे जिसमें कि 4 नए थे, क्योंकि बेसबॉल पहले ओलंपिक में हुआ करता था और इस पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में स्केटबोर्ड और सफरिंग को शामिल किया गया है और इन्हें वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भी मंजूरी दे दी गई थी। तो वर्ष 2000 में ओलंपिक के बाद 2024 में ओलंपिक कहाँ होगी? तो पेरिस में ओलंपिक होगी। एक प्रश्न ये भी बन जाता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कितने वर्ष के बाद बेसबॉल को शामिल किया था। तो 13 वर्षों के बाद बेसबॉल को शामिल किया गया। कुल कितने नए खेल शामिल हुए? तो 4 नए खेल शामिल हुए। कुल कितने खेल शामिल हुए? तो 5 खेल शामिल हुए, जो इसमें से नए में बेसबॉल हट जाएगा। ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क को पंजीकृत किया है। ये 3 देश हैं, मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात। और इससे प्रश्न ये हो सकते हैं कि किन किन देशों के में अपने ब्रांड को पंजीकृत किया है। तो मैक्सिको, भूटान, संयुक्त अमीरात। फिर वो भारत की कौन सी वैधानिक निकाय है जिसने कि मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात में अपना ट्रेड पंजीकरण कराया है? तो उसका आंसर हो जाएगा खादी और ग्राम उद्योग, और इसने अपना ट्रेड इन तीनों देशों में पंजीकृत कराया है। खादी ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत दूसरी पंचवर्षीय के दौरान स्थापित किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। यह प्रश्न ये भी है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता है, बल्कि यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यूनेस्को ने गुजरात स्थित धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। धोलावीरा हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत का अब तक का सब खुदाई में जो प्राप्त हुए सबसे बड़ा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र हुआ करता है और इसे यूनेस्को के 44वें सत्र के दौरान ये फैसला लिया गया कि धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए। इसके साथ साथ भारत के अभी तक कुल 40 साइट हो चुके हैं जो कि हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। इससे पहले 39वां था, रामपप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था। 39वें में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे कि रामपप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और धोलावीरा 40वां था। प्रश्न यही हो सकता है कि धोलावीरा कौन सा माह है? तो 40वां। या यूनेस्को ने भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को शामिल किया? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये या फिर हाल में भारत के किस स्थल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो उसका भी आंसर धोलावीरा हो जाएगा। भारत के कितने साइट अभी तक घोषित किए गए हैं? तो 40 साइट। इस बार एक महत्वपूर्ण घटना घटी है कि लिवरपूल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची से बाहर कर दिया। यह तीसरा अवसर है जब किसी साइट को शामिल करने के बाद उसे
बाहर कर दिया। इसकी वजह है कि यहाँ पर कहा जाता है होटल वगैरह का निर्माण होने लगा था और एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इसको विकास किया गया, जिसकी वजह से यूनेस्को ने लिवरपूल को इस सूची से बाहर कर दिया। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक CATM मान्यता मिली है, यानी टाइगर स्टैंडर्ड और टाइगर रेंज कंट्रोल। इनमें से महत्वपूर्ण है कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। प्रश्न ये हो सकता है कि बिहार के किस रिजर्व को या किस अभ्यारण्य को भारत के उन 14 अभ्यारण्यों में शामिल है जिन्हें की बेहतर संरक्षण के लिए, बाघ के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक CATM मान्यता मिली है। क्योंकि बिहार में एक ही बाघ का अभ्यारण्य है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसीलिए ज्यादा इसमें मतभेद का नहीं है। यदि 3-4 रहते तो फिर उनको याद करने की समस्या रहती। कई बार पूछा भी गया है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसे इस बार उन 14 टाइगर रिजर्वों के साथ बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए CATA मान्यता मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नासा, वहां के जो अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, जिसे निसार नाम दिया गया और कहीं कहीं हिंदी में नायसर नाम से भी लिखा जाता है, इसका प्रक्षेपण वर्ष 2023 में किया जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि नासा और इसरो के बीच संयुक्त प्रयास से कौन से उपग्रह को वर्ष छोड़ा जाएगा, तो निसार किस वर्ष छोड़ा जाएगा, तो वर्ष 2023 में छोड़ा जाएगा। और ये इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच पृथ्वी के पर्यवेक्षण का संयुक्त मिशन है। और इस सैटेलाइट की क्षमता के बारे में बताया गया है कि यह सैटेलाइट टेनिस कोर्ट के आधे आकार के किसी भी क्षेत्र में ग्रह की सतह से 5 इंच की ऊंचाई पर किसी भी गतिविधि का पता लगाने में सक्षम होगा। पहली बात कि नासा और इसरो के बीच ये संयुक्त समझौते का परिणाम है। इससे ये भी पता चलता है कि नासा और इसरो के बीच संयुक्त रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, विशेष करके उपग्रह को छोड़ने को लेकर के। और जो संयुक्त उपग्रह होगा दोनों का, वो निशा या कहीं कहीं हम हिंदी में देखते हैं नायसर, वर्ष 2023 में इसे छोड़ा जाएगा। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 780 नए हवाई मार्ग को मंजूरी दी गई है। इस योजना की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2016 में, हालांकि इसे लॉन्च किया गया था अधिकृत रूप से वर्ष 2017 में और 10 साल की अवधि के लिए इस योजना को ऑपरेशन में रखा गया है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत सभी के लिए उड़ान, और भारत में प्रयास किया जा रहा है कि सस्ती दरों पर एक आम लोग भी हवाई यात्रा में सफर कर सके। और इसके लिए छोटे छोटे शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें नए हवाई रूट के साथ जोड़ा जा रहा है और इसी योजना का नाम दिया गया उड़ान। हालांकि ये वर्ष 2016 की घटना है, लेकिन अब इसके अंतर्गत 780 नए हवाई मार्ग को मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में, लेकिन अधिकृत रूप से ये लॉन्च हुई थी वर्ष 2017 में। कुछ और घटना पर नजर डालते हैं, क्योंकि 2 घटनाएं जो पहली बार हो रही है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का LNG सुविधा केंद्र की स्थापना नागपुर में की गई है। पूछा जा सकता है कि निजी क्षेत्र का पहला LNG संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, तो नागपुर में की गई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में स्थापित किया। भारतीय पुरातत्व के अध्ययन के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तीसरा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां के राज्य विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को लेकर के प्रस्ताव पारित किया और यह अनुच्छेद 169 के तहत किया गया। प्रश्न यही है कि हाल में कौन सा राज्य जिसने कि अपने विधानसभा में विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये प्रस्ताव आया था किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत। इससे 2 प्रश्न हो सकते हैं। ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, चूंकि भारत में पहली बार हो रही है निजी क्षेत्र के LNG
की स्थापना हुई तो नागपुर में, और भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इसकी स्थापना नोएडा में हुई। हम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार समसामयिकी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी पर चर्चा कर रहे हैं। और पीटी तक हमें लगता है कि महत्वपूर्ण समसामयिकी पर हम चर्चा कर चुके होंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज ऑप्शनल पेपर पर क्लास आरंभ करेंगे।